रेगिस्तान की रात ऐसी थी मानो आकाश ने अपने ऊपर चादर डाल ली हो और धरती के कानों में बस हवाओं की फुसफुसाहट गूंज रही हो। चारों ओर बालू के टीलों का असीम समंदर फैला हुआ था, जिसमें चांदनी के हल्के छींटे ऐसे पड़ रहे थे जैसे किसी ने दूध की पतली धार बालू पर उंडेल दी हो। दूर दूर तक न कोई बस्ती न कोई पेड़, बस रेत की लहरें और रात का सन्नाटा। ऐसे में दो लड़कियां करीब 18-19 बरस की धीरे धीरे चलते हुए, पांव घसीटती, सांसें फुलाती, कहीं दूर किसी उम्मीद की तलाश में थीं। उनके चेहरे थकान से चूर थे, बाल बिखरे हुए, और पैरों में इतनी धूल थी कि पहचानना मुश्किल था कि उन्होंने कौन से रंग की चप्पल पहन रखी है। उनमें से एक का नाम नाजिया था। दुबली गोरी, आंखों में एक अजीब सा डर और होंठ सूखे हुए जैसे कई दिनों से पानी न मिला हो। दूसरी थी समीरा, थोड़ी गहरी रंगत, लेकिन नजरों में जिद और चाल में मजबूरी का बोझ। दोनों आपस में फुसफुसाते हुए चल रही थीं, मगर उनकी आवाजें भी इस वीराने में खो जाती थीं। समीरा, कहीं रास्ता गलत तो नहीं पकड़ लिया हमने? नाजिया ने कांपते हुए पूछा। गलत तो कब का पकड़ लिया है बहन। अब तो बस कोई जगह मिल जाए जहां रात गुजार सकें, समीरा ने धीमे से कहा और होंठ भींच लिए। हवा अचानक तेज हो गई। रेत के कण चेहरे पर चुभने लगे। नाजिया ने दुपट्टा कसकर सिर पर लपेट लिया, मगर आंखों में आंसू आ गए। तभी दूर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी, मानो किसी मिट्टी के दीपक की लौ हवा में डगमगा रही हो। दोनों की आंखों में एक साथ चमक आ गई। देख, उधर कोई है, चल जल्दी। समीरा ने हाथ पकड़कर नाजिया को खींचा। वे रेत पर लड़खड़ाते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ीं। जैसे जैसे करीब आती गईं, एक झोंपड़ी का आकार साफ होता गया। कच्ची मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत, और सामने एक टूटी सी चारपाई। दरवाजे पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा था, लंबी सफेद दाढ़ी, सिर पर मैली पगड़ी और आंखों में अजीब सी चमक। उसने एक पुराना लालटेन पकड़ा हुआ था जिसकी पीली लौ हवा में डोल रही थी। कौन हो तुम दोनों? बूढ़े ने भारी गहरी आवाज में पूछा। नाजिया और समीरा ठिठक गईं। वे थकी हुई थीं, मगर अजनबी के सामने आने पर डर और सतर्कता दोनों आ गए। समीरा ने हिम्मत करके कहा, हम रास्ता भटक गए हैं, रात यहीं गुजारने की जगह मिल जाए तो। बूढ़े ने कुछ पल उन्हें सिर से पांव तक देखा। उसकी निगाहें जैसे कपड़ों को चीरकर अंदर तक उतर रही थीं। फिर वो धीमे से मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसमें अपनापन भी था और कुछ और भी, जिसे दोनों समझ नहीं पाए। अंदर आ जाओ, बाहर ठंडी हवा में रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, चुपचाप झोंपड़ी में दाखिल हो गईं। अंदर एक छोटा सा कमरा था। दीवारों पर पुरानी चादरें टंगी थीं, एक कोने में मिट्टी का चूल्हा, पास में लकड़ियों का छोटा ढेर, और फर्श पर एक फटा हुआ गलीचा। हवा में धुएं और चंदन की हल्की मिलीजुली महक थी। बूढ़ा, जो शायद फकीर था, धीरे धीरे अंदर आया और लालटेन दीवार के कील पर टांग दी। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, गहरी झुर्रियां, आंखों के नीचे काले घेरे, मगर आंखों में एक अजीब सी नमी या शायद चमक, जिसे दोनों में से कोई पहचान नहीं पाई। तुम दोनों अकेली कैसे यहां पहुंची? ये इलाका तो बहुत सूना है, इधर लोग आने से डरते हैं, उसने धीमे से पूछा। समीरा ने कहा, हम रोशनगढ़ जा रही थीं, लेकिन रास्ता भटक गए। कई घंटे से भटकते भटकते यहां आ पहुंचे। रोशनगढ़? बूढ़ा हल्का सा हंसा, एक हंसी जिसमें रहस्य था। अच्छा, तो किस्मत तुम्हें यहां ले आई? उसके इस जवाब पर नाजिया के दिल में हल्का सा डर बैठ गया। उसने समीरा की ओर देखा, लेकिन समीरा ने इशारे से चुप रहने को कहा। फकीर ने एक पुरानी लोहे की केतली उठाई और पानी गर्म करने लगा। थोड़ा गर्म पानी पी लो, शरीर को राहत मिलेगी। दोनों बैठ गईं। कमरे में सन्नाटा था, बस लकड़ियों के जलने की आवाज और केतली में उबलते पानी की सीटी गूंज रही थी। मगर इस सन्नाटे में भी फकीर की निगाहें बार बार दोनों पर जातीं, कभी उनके चेहरे पर, कभी पैरों पर, कभी बालों पर, और हर बार जब उसकी नजर पड़ती, दोनों के भीतर हल्की सी घबराहट दौड़ जाती। नाजिया ने सोचा, शायद ये बस मेरी थकान है, मैं बेवजह सोच रही हूं। लेकिन उसके दिल की धड़कन कुछ और कह रही थी। रात और गहरी हो रही थी। बाहर हवा का शोर बढ़ गया था और झोंपड़ी की दीवारें हिलसी रही थीं। फकीर ने कहा, तुम चाहो तो यहीं लेट जाओ,
ये गलीचा थोड़ा पुराना है, मगर रात काटने लायक है। समीरा ने नजरें झुकाकर कहा, धन्यवाद, हम यहीं लेट जाएंगी। दोनों पास पास लेट गईं, मगर नींद कोसों दूर थी। फकीर एक कोने में बैठा लालटेन की लौ को टकटकी लगाए देख रहा था, या शायद उनकी परछाइयों को। और उसी पल समीरा ने महसूस किया, इस रात में कुछ अजीब है। यहां सिर्फ रेत और हवा का सन्नाटा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा भी है जो उनकी समझ से बाहर है। झोंपड़ी के भीतर लालटेन की पीली लौ अब धीमे धीमे कांपने लगी थी, जैसे हवा का कोई अदृश्य झोंका बार बार उसे हिलाकर उसकी उम्र घटा रहा हो। बाहर रेत के टीलों पर हवा ऐसे चीख रही थी मानो कोई पुराना किस्सा सुनाना चाहती हो, मगर उसके शब्द समझ न आते हों। समीरा और नाजिया गलीचे पर एक दूसरे से सटी हुई लेटी थीं। आंखें खुली थीं और हर हल्की सी आहट उन्हें चौंका देती थी। फकीर एक कोने में बैठा था, मगर उसकी आंखें कभी भी लंबे समय तक एक ही जगह नहीं ठहरतीं। कभी वो समीरा के चेहरे पर ठहर जातीं, कभी नाजिया की चोटी पर, और कभी उनके हाथों पर। उसकी निगाहें न गर्मजोशी वाली थीं, न ही महज अपनापन जताने वाली। वो निगाहें किसी प्यासे की तरह थीं, जो पानी को देख रहा हो, लेकिन पीने की हिम्मत अभी जुटा रहा हो। नाजिया ने चुपके से समीरा का हाथ दबाया, इशारा किया, ध्यान रख। समीरा ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर दोनों ने आंखें मूंदने का नाटक किया। कुछ देर बाद फकीर धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। उसके कदम बेहद हल्के थे, जैसे वो किसी को जगाना न चाहता हो, मगर साथ ही उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो भरोसा नहीं दिलाता था। वो समीरा के सिरहाने जाकर खड़ा हो गया। उसकी परछाई दीवार पर बड़ी और टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देने लगी। उसने हल्के से झुककर समीरा के चेहरे को देखा, इतना पास कि उसकी सांस का गर्म झोंका समीरा के गाल को छू गया। समीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने खुद को जरा भी हिलने नहीं दिया। फकीर ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, नाजिया ने आंखें खोल दीं। उसने खांसने का नाटक किया, इतना तेज कि फकीर के हाथ वहीं रुक गए। वो पलटकर अपनी जगह चला गया और बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों में अब हल्की झुंझलाहट थी। पानी चाहिए? उसने अचानक पूछा, जैसे सब सामान्य हो। नहीं, हम ठीक हैं, नाजिया ने धीमे से जवाब दिया। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर फकीर ने चूल्हे में लकड़ियां डालीं और आग को फिर से जला दिया। जलती लकड़ियों की लपटें कमरे में लाल आभा भरने लगीं, जिसमें फकीर का चेहरा और भी अजीब लगने लगा, जैसे किसी पुरानी मूर्ति में जान आ गई हो, मगर उस जान में कोई अनजाना डर भी छुपा हो। समय बीतता गया, मगर नींद दोनों की आंखों से दूर ही रही। बाहर हवाओं का शोर और भीतर फकीर की खामोश मौजूदगी दोनों मिलकर एक अजीब सा बोझ बना रहे थे। करीब आधी रात को नाजिया ने देखा, फकीर फिर उठ रहा है। इस बार उसने बिना आवाज किए चुपचाप समीरा के पैरों के पास जाकर बैठने की कोशिश की। उसका हाथ धीरे धीरे बढ़ा, मानो किसी चीज को टटोलना चाहता हो। नाजिया का गुस्सा डर से बड़ा हो गया। उसने झट से उठकर कहा, क्या कर रहे हो? फकीर चौंका, फिर मुस्कुराने की कोशिश की। अरे, मैं तो बस देख रहा था कि तुम लोग सोई हो या नहीं। बाहर हवा तेज है, दरवाजा बंद कर दूं? समीरा भी उठ बैठी, आंखों में साफ डर झलक रहा था। हमें दरवाजे की चिंता नहीं, हमें बस सुबह का इंतजार है, उसने सख्त लहजे में कहा। फकीर ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में वो प्यास अब और भी साफ दिखने लगी थी। उसने लालटेन को दीवार से उतारा और अपने पास रख लिया, जैसे वो अंधेरे को अपने हक में करना चाहता हो। उस रात के बाकी पल दोनों लड़कियों के लिए बहुत लंबे थे। फकीर कुछ बोलता नहीं था, बस समय समय पर उन पर नजर डालता रहता। कभी उसकी नजरों में बेचैनी होती, कभी कोई अजीब सा दर्द, और कभी जैसे वो किसी इंतजार में हो जो उन्हें समझ नहीं आता था। उन दोनों के लिए ये साफ था, ये फकीर कोई साधारण आदमी नहीं। इसमें कुछ ऐसा है जो न तो खुलकर सामने आता है, न ही पूरी तरह छुपा रहता है। और यही अनदेखा सच उन्हें भीतर से कांपने पर मजबूर कर रहा था। सुबह का इंतजार करने वाली रात जैसे थम गई थी। लालटेन की लौ बीच बीच में कांपती, बुझने की कगार तक जाती, फिर अचानक फड़क कर जल उठती। दोनों लड़कियां अब नींद के बारे में सोच भी नहीं सकती थीं। वे बस एक दूसरे के पास बैठी थीं, आंखें चौकस और कान हर आहट पर खड़े। करीब आधी रात के बाद फकीर धीरे धीरे अपनी जगह से उठा।
इस बार उसकी चाल में न तो चोरी छुपेपन का भाव था, न ही कोई घबराहट, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास। दरवाजे की तरफ बढ़ा, धीरे से कुंडी लगाई और फिर दोनों की तरफ पलटा। सुबह होने तक तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक अटूट सख्ती थी। समीरा ने तुरंत कहा, हम यहां क्यों रुकें? हमें रोशनगढ़ जाना है। हमारी मंजिल वहीं है। फकीर की आंखों में एक गहरी चमक आ गई। रोशनगढ़? अगर तुमने आज की रात यहां गुजार ली तो रोशनगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। नाजिया ने माथे पर बल डालकर पूछा, तुम हमारे बारे में इतना कैसे जानते हो? हमने तो तुम्हें अपना नाम तक नहीं बताया। फकीर हल्का सा मुस्कुराया, फिर अपनी दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, रेगिस्तान में बहने वाली हवा सबकी बातें मुझ तक ले आती है। मैं जानता हूं तुम दोनों कहां से आई हो, किससे भागी हो और किसके पास जाने वाली हो। दोनों लड़कियां अब और भी सिहर गईं। समीरा ने खुद को संभालते हुए कहा, देखो बाबा, हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए। बस दरवाजा खोल दो, हम निकल जाएंगे। फकीर की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में अब सख्ती थी। अगर इस रात को काटने की हिम्मत नहीं है तो सुबह का सूरज तुम्हारे लिए नहीं उगेगा। ये सुनकर नाजिया का गला सूख गया। उसे महसूस हुआ कि बात महज डराने की नहीं है, इसमें कोई ऐसा सच छुपा है जिसे वो समझ नहीं पा रही। दोनों चुप हो गईं। कमरे में सन्नाटा ऐसा था कि जलती लकड़ियों की चटक भी तेज सुनाई दे रही थी। फकीर वापस अपनी जगह बैठ गया, मगर उसकी निगाहें एक पल के लिए भी उनसे नहीं हट रही थीं। धीरे धीरे बाहर हवा का शोर और तेज हो गया। झोंपड़ी की दीवारें हिलने लगीं, जैसे कोई बाहर खड़ा जोर से धक्का दे रहा हो। फकीर ने लालटेन अपने पास खींच ली और कहा, ये रात साधारण नहीं है और तुम दोनों भी साधारण नहीं हो। इस रेत में जो किस्मत लिखा जाता है उसे मिटाया नहीं जा सकता। समीरा और नाजिया अब डर और जिज्ञासा के बीच फंस चुकी थीं। जाने की कोशिश करना अब शायद खुद को मौत के मुंह में धकेलने जैसा था। लेकिन रुकना भी आसान नहीं लग रहा था। फकीर ने एक लंबी सांस ली और दीवार की तरफ देखते हुए कहा, आज के बाद तुम्हारा रास्ता बदल जाएगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। ये सुनकर दोनों के सीने में एक साथ धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें लगने लगा कि ये बूढ़ा उनके अतीत, उनके राज और उनके भविष्य तक को जानता है, और शायद यही वजह थी कि वो उन्हें यहां से जाने नहीं दे रहा। उस रात की हवा में अब ठंडक से ज्यादा एक अनजाना खतरा था। दोनों लड़कियां चुपचाप बैठी रहीं, मगर उनके दिल में एक ही सवाल था, ये फकीर आखिर कौन है और उसे हमारे बारे में इतना कैसे पता है? झोंपड़ी के भीतर लालटेन की लौ अब बुझने बुझने सी हो रही थी, मानो वो भी इस रात की थकान महसूस कर रही हो। बाहर की हवाएं अब बवंडर की तरह गरज रही थीं और हर झोंके के साथ मिट्टी की खुशबू में एक अजीब सी सीलन घुलकर भीतर आ रही थी। नाजिया और समीरा अब बात भी कम करने लगी थीं। दोनों एक दूसरे के हाव भाव से समझ रही थीं कि इस रात में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे टाला नहीं जा सकता। फकीर अब पहले जैसा चुप बैठा नहीं था। वो बार बार उठता, फिर बैठता, फिर किसी पुराने संदूक में कुछ ढूंढने लगता। कभी लकड़ियों का ढेर इधर से उधर करता, कभी दीवार पर टंगी फटी पुरानी चादर को उतार कर फिर से टांग देता। उसके हर हाव भाव में बेचैनी थी, जैसे कोई लंबा इंतजार खत्म होने वाला हो और अब आखिरी तैयारी करनी हो। तुम दोनों अब सो जाओ, उसने अचानक कहा, लेकिन उसकी आवाज में मजबूरी से ज्यादा आदेश का रंग था। समीरा ने धीरे से जवाब दिया, हमें नींद नहीं आ रही। फकीर ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, सोने का नाटक कर लो, यही सही है। दोनों एक दूसरे को देखने लगीं, फिर धीरे धीरे गलीचे पर लेट गईं, मगर आंखें आधी खुली रखीं। कमरे में सन्नाटा ऐसा था कि जलती लकड़ियों की हर छोटी चटक भी साफ सुनाई दे रही थी। करीब आधे घंटे बाद फकीर ने दरवाजा फिर से अंदर से कसकर बंद किया और लालटेन को जमीन पर रख दिया। उसके बाद वो धीमे धीमे उनके पास आया। नाजिया की सांस तेज हो गई, मगर उसने खुद को बिल्कुल स्थिर रखा। फकीर पहले समीरा के पास बैठा। उसकी उंगलियां हवा में ही कांपने लगीं, मानो वो कुछ करने का इरादा बना रहा हो, मगर किसी डर या कसक से खुद को रोक रहा हो। फिर उसने झुककर समीरा के चेहरे को गौर से देखा। ऐसा लगा जैसे किसी पुराने जख्म को पहचानने की कोशिश कर रहा हो।
नाजिया ने भी पलकों की आड़ से ये सब देखा। उसका मन कह रहा था कि अब चुप रहना खतरनाक है, मगर शरीर जैसे पत्थर हो गया था। फकीर फिर उठकर नाजिया के पास आया। उसके होंठ हिले, मगर आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द समझ नहीं आए। उसने अपना हाथ बढ़ाया, मगर नाजिया के दुपट्टे को छूते ही अचानक जैसे पीछे हट गया, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। वो पल भर के लिए वहीं खड़ा रहा, फिर सीधा जाकर अपने कोने में बैठ गया। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी थकान थी, मगर आंखों में चमक पहले से ज्यादा थी। रात जैसे जैसे बीत रही थी, उसकी बेचैनी भी बढ़ रही थी। वो बार बार झोंपड़ी के बाहर झांकता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, और फिर भीतर आकर दोनों को देखता। करीब आखिरी पहर, उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर। ये सुनकर समीरा और नाजिया के दिलों में और भी डर भर गया। अब ये साफ हो चुका था, ये कोई साधारण मेहमान नवाजी नहीं थी। फकीर किसी योजना में था, और वो योजना उसी रात पूरी होनी थी। सुबह का पहला उजाला रेगिस्तान पर ऐसे उतरा जैसे किसी ने रेत के हर कण पर चांदी का रंग चढ़ा दिया हो। हवा अब ठंडी थी, मगर पिछली रात की बेचैनी दोनों लड़कियों के दिल से उतरने का नाम नहीं ले रही थी। नाजिया और समीरा गलीचे से उठीं, एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे अपने कपड़े झाड़ने लगीं। फकीर दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों में रात भर की जाग और थकान साफ दिख रही थी, मगर चेहरे पर एक अजीब सी राहत भी थी, जैसे उसका कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने दरवाजा खोला और बाहर की रोशनी भीतर आने दी। अब जा सकती हो, उसने धीमे स्वर में कहा। दोनों ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। झोंपड़ी से बाहर निकलीं और तेज कदमों से रेत के रास्ते पर चल पड़ीं। सूरज की सुनहरी किरणें उनकी पीठ पर पड़ रही थीं, मगर उनके दिलों में अब भी पिछली रात के साए थे। करीब आधा कोस चलने के बाद उन्हें सामने से एक नौजवान आता दिखा। उसकी चाल में जल्दबाजी थी, चेहरे पर धूल जमी थी, मगर आंखें चमक रही थीं। जैसे ही वो पास आया, उसने आवाज दी, समीरा, नाजिया। दोनों लड़कियां अचानक रुक गईं, उनकी आंखें फैल गईं। नाजिया ने हकलाकर कहा, ये तो हमारा हमारा शौहर है। समीरा का चेहरा सफेद पड़ गया, वो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई हो। उनके सामने खड़ा वही इंसान था जिसे वे सालों पहले खो चुकी थीं, जिसकी मौत की खबर उन्हें खुद गांव के बुजुर्गों ने दी थी। नौजवान पास आया और ठंडी सांस लेते हुए बोला, तुम ठीक हो? उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नाजिया ने कांपते हुए पूछा, तुम यहां कैसे? और वो फकीर? नौजवान की आंखों में एक अजीब दर्द उभरा। उसने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, वो फकीर मैं ही था। दोनों लड़कियां जैसे सुनकर स्तब्ध रह गईं। उनके होंठ खुल गए, मगर आवाज गले में अटक गई। तुम? लेकिन यह कैसे हो सकता है? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी शक्ल? समीरा ने हकलाते हुए पूछा। नौजवान ने नीचे देखा, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। ये एक सजा थी, ऐसी सजा जो इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ देती है। मुझे उस औरत ने ये रूप दिया जिसे मैंने कभी हल्के में लिया, जिसे मैंने कभी मजाक में ठुकरा दिया। उसकी आवाज में पछतावे का बोझ था। वो औरत इंसान नहीं थी, जादू की मालिक थी। मैंने उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। उसने कहा, जिस चेहरे पर इतना घमंड है, वो अब तुम्हारा नहीं रहेगा। और फिर मैं एक बूढ़े फकीर में बदल गया। दोनों लड़कियां अब सांस भी धीमे ले रही थीं, जैसे हर शब्द उनके भीतर किसी पुराने डर को जगा रहा हो। इस सूरत से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता था। नौजवान ने कहा कि जिन्हें मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं, वही मुझे बिना मेरी पहचान जाने अपनाए। और पिछली रात तुमने मेरा साथ दिया, मेरे पास रुकी। यही वो पल था जिसने मेरी सजा तोड़ दी। उसकी आंखों में नमी थी, मगर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, राहत की, आजादी की। समीरा और नाजिया दोनों के भीतर अब भी सैकड़ों सवाल थे, मगर उनके सामने खड़ा ये इंसान अब अजनबी नहीं, उनका अपना था। वो इंसान जिसे उन्होंने खोया था और फिर किसी चमत्कार की तरह पा लिया था। रेगिस्तान के बीचों बीच उगते सूरज की पहली किरण अब उनके चेहरों पर पड़ रही थी, मगर इस गर्माहट में रात की ठंडक और रहस्य की परछाई अब भी महसूस हो रही थी। समीरा और नाजिया दोनों अपनी जगह खड़ी थीं, आंखों में सवाल और दिल में बेचैनी लिए हुए।
उनके सामने खड़ा नौजवान, जिसे उन्होंने कभी अपना शौहर कहा था, अब पूरी तरह उनकी नजरों में एक जिंदा चमत्कार बन चुका था। नौजवान ने धीमे स्वर में कहा, तुम सोच रही होगी कि मैंने अपनी पहचान क्यों नहीं बताई, क्यों तुम्हें डर और शक के बीच रखा। मगर ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये मेरी किस्मत का इम्तिहान था। वो औरत जिसने मुझे ये रूप दिया, उसने कहा था, तेरा चेहरा तब लौटेगा जब तेरे सबसे अपने तुझे बिना पहचान के अपनाएंगे, जब तू उनके दिल में सिर्फ एक बूढ़े फकीर की तरह जगह बनाएगा और वो तेरी मदद करेंगे, तभी तेरी सूरत लौटेगी। उसकी आंखों में दर्द का समंदर था, मगर आवाज में एक सच्चाई थी जो सीधे दिल को छू रही थी। मैंने कई साल इसी रूप में बिताए, रेत के टीलों के बीच, गांव से गांव, बस्ती से बस्ती, हर जगह लोगों से बस इतना ही पाया, संदेह, तिरस्कार और कभी कभी थोड़ी सी दया। मगर वो दया भी महज औपचारिक थी। किसी ने मुझे सच में अपने दिल से नहीं अपनाया। और जब मैं तुम्हारे रास्ते में आया, मुझे लगा शायद ये वही पल है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं। नाजिया की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए कहा, अगर हमें पता होता कि ये तुम हो, तो हम पहली ही सांस में तुम्हें गले लगा लेते। नौजवान ने हल्की मुस्कान दी, मगर वो मुस्कान गहरी थी, जैसे किसी ने भीतर का बोझ उतार दिया हो। यही तो बात थी, अगर तुम्हें पता होता तो ये मोहब्बत की सच्चाई का इम्तिहान नहीं होता। मोहब्बत वो है जो बिना चेहरे और बिना पहचान के भी दिल में जगह बना ले। समीरा अब तक चुप थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी आंखें, मैं सोचती थी उनमें अजीब सा दर्द क्यों है, अब समझ आया। नौजवान ने उनकी तरफ कदम बढ़ाए। तुम दोनों ने मेरी रात की सबसे काली घड़ी में मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तुम डर के बावजूद मेरे पास रुकीं, ये तुम्हारा भरोसा था, और यही भरोसा मेरी सजा तोड़ने के लिए काफी था। उसके बोलते ही मानो हवा में कुछ बदल गया। रेगिस्तान की हवाएं अब ठंडी नहीं, मीठी हो गईं। सूरज की किरणें और चमकदार हो उठीं। नाजिया और समीरा ने देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की रोशनी फैल रही थी। उसकी झुर्रियां धीरे धीरे गायब हो रही थीं, दाढ़ी घट रही थी, और कुछ ही पलों में उनके सामने उनका असली चेहरा था, वही जो उन्होंने बरसों पहले देखा था, वही जो उनकी यादों में बसा था। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। नाजिया ने उसे गले लगा लिया और समीरा ने उसके हाथ को थाम लिया। तीनों वहीं रेत के बीच एक दूसरे के गले लगकर खड़े रहे। अब कहाँ जाओगे? समीरा ने धीरे से पूछा। जहां तुम ले चलो, उसने जवाब दिया। अब कोई सजा बाकी नहीं, बस जिंदगी बाकी है। तीनों ने पीछे मुड़कर उस झोपड़ी की तरफ देखा, जो अब वीराने में एक साधारण सी मिट्टी की कुटिया लग रही थी, मगर उनके दिल में वो जगह हमेशा के लिए एक कहानी बन चुकी थी। मोहब्बत की सजा, भरोसे की जीत और इंसान की असली पहचान की कहानी। उस सुबह जब वे आगे बढ़े, तो रेत पर उनके कदमों के निशान एक साथ थे, कोई आगे, कोई पीछे नहीं। और शायद यही उस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी।